आजकल तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री में पढ़ने जाना एक ट्रेंड सा बन चुका है। इनफैक्ट कई लोग तो स्टूडेंट वीजा लेकर बाहर दूसरे कंट्री में जॉब करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया और बाहर की कंट्रीज की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है, और जब तक ये डिस्पैरिटी बना रहेगा इन जैसी कंपनीज की चांदी भी बनी रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के आईपीओ के बारे में, और इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आईपीओ की डिटेल्स को देख लेंगे, फिर जान लेंगे कि ये कंपनी किस चीज की बिजनेस में, फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि फिर लॉस मेकिंग, और फिर अपने इस कंपनी की वैल्यूएशंस को देखेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। फाइनली अपने ये भी देखेंगे कि करेंटली इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो चलो सबसे पहले इस आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 16 जनवरी यानी कि थर्सडे को ही खुल चुका है और क्लोज 20 जनवरी को होगा यानी कि मंडे को। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 21 जनवरी को अनाउंस हो जाएगा और फाइनली को अनाउंस हो जाएगा, और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 22 जनवरी ऑनवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली ये आईपीओ 23 जनवरी को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 70 से लेकर 72 रुपीज पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो 72 रुपीज पर शेयर का हो जाता है। इसके अलावा यहाँ एक लॉट में 1600 शेयर्स होंगे और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 40 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाने वाला है। अब क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग एनएससी या फिर बीएसई पे नहीं बल्कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगी। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए वही 15% का, और क्यूआईबी मार्केट मेकर्स और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए मिला जुलाकर 50% का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 1600 शेयर्स होंगे, और यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,15,200 रुपए का होगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,30,400 रुपए का होगा। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 98% का था, जो कि आईपीओ आने के बाद भी 71% का होगा, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की तो कंपनी ने अभी तक 6 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी रेज कर लिए। चलो अब एक बार ये देख लेते हैं कि इनकी एंकर इन्वेस्टर्स में कौन कौन से नाम शामिल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ एक भी ढंग का डोमेस्टिक या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का नाम शामिल नहीं है, यानी कि जो एंकर लिस्ट है ना ये काफी बिलो एवरेज है, जो कि एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनी किस चीज के बिजनेस में। तो कंपनी है ना एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, जो कि बेसिकली ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये होती क्या है चलो देखते हैं। तो कंपनी 2 टाइप की सर्विस मेनली प्रोवाइड करती है। एक तो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बाहर दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ने का मन होता है। और दूसरी टाइप की सर्विस होती है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की, यानी कि स्टूडेंट्स के अलावा बाकी के लोग जो भी जॉब के सिलसिले में या फिर अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में या फिर यूं ही घूमने के लिए दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया इनके 2 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज होते हैं, एक ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी का और दूसरा इमिग्रेशन का। तो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी वाले डिवीजन से इन्हें लगभग 85% का रेवेन्यू आता है और बाकी का 15% इमिग्रेशन सर्विसेज से। और यहाँ जो ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी का डिवीजन है ना, वहां पर ये कंपनी करियर काउंसलिंग, एप्लीकेशन सपोर्ट, लोन फैसिलिटेशन, ट्रेनिंग फॉर लैंग्वेज टेस्ट जैसे कि आईलेट्स की एग्जामिनेशन होती है, उसके अलावा वीजा असिस्टेंस, ये सारे सर्विसेज में स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। और बाकी अगर कोई घूमने या फिर किसी बिजनेस या जॉब रिलेटेड पर्पस से किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहता है तो कंपनी उन्हें कंसल्टेंसी और परमानेंट रेसिडेंसी की एप्लीकेशन सपोर्ट में हेल्प करती है। अब क्योंकि इनका मेन धंधा है स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्रीज में भेजना और उनका वहां एडमिशन कराना, तो कंपनी ने
35 से भी ज्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनर कर रखा है। तो देखो, इन्हें स्टूडेंट से अपने कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए एक फीस तो मिलता ही है, उसके अलावा ये जिस यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं उस यूनिवर्सिटी से इन्हें कमीशन भी मिलता है, जिससे कि इनका मेन रेवेन्यू आता है। कंपनी आज के दिन पंजाब, चंडीगढ़ और वडोदरा में एक्टिव है। इसके अलावा कंपनी के फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस जम्मू, जिंद और करनाल में चालू है। अगर अपने कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो कंपनी का 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि कनाडा से, और बाकी का 30% डोमेस्टिक सेल से। तो ये हो गया इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो इनका एसेट्स 2022 में 36 करोड़ का था, जो कि 2023 में भी 36 करोड़ के आसपास ही था। इसके बाद 2024 में इनके एसेट्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका एसेट्स 44 करोड़ का हो गया। और इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के एंड में इनके एसेट्स में थोड़ा और इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये एसेट्स करंटली 52 करोड़ की हो चुकी है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो इनका रेवेन्यू 2022 को 19 करोड़ का था, जो कि 2023 में बढ़कर 21 करोड़ का हो गया। 2024 में इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया और ये 37 करोड़ का हो गया। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में इन्हें 19 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अगेन इस स्पेस से अगर कंपनी बाकी के साल में भी रेवेन्यू कमाती है तो साल के अंत में कंपनी लगभग 38 से 40 करोड़ की बिजनेस कर लेगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले एज सच ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट्स की तो इनका नेट प्रॉफिट्स 2022 को लगभग 3.93 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दूसरे ईयर यानी कि 2023 में 4.43 करोड़ का हो गया। लेकिन अगेन 2024 में रेवेन्यू के साथ साथ इनके नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है और इनका नेट प्रॉफिट्स डबल से भी ज्यादा हो गया। इनका नेट प्रॉफिट्स इस साल 11 करोड़ का हो गया था। और अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ की तो इन्हें लगभग 5.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगेन साल खत्म होते होते अगर कंपनी इसी रेट से प्रॉफिट कमाती रही तो लगभग 11.25 करोड़ की नेट प्रॉफिट बुक कर लेगी, यानी कि ये कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के मुकाबले अपने पिछले साल के कंपैरिजन में आज सच कोई अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रही, सिमिलर लाइंस पे ही चल रही है, यानी कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही काफी स्टैग्नेंट नजर आ रहा है। चलो अब एक बार इनके प्रॉफिट मार्जिन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2022 में इनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20% के आसपास था, 2023 में भी 20% के आसपास का था, लेकिन 2024 में इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और ये 30% के आसपास का पहुंच गया। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में भी इनका प्रॉफिट मार्जिन वही 28 से 30% के आसपास का दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करूं तो 2022 में इनका रिजर्व्स 21 करोड़ का था, 2023 में थोड़ा सा ग्रो हुआ और 25 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये 21 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसके बाद अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ की एंड की बात करूं तो इनका रिजर्व्स थोड़ा बढ़कर 27 करोड़ के आसपास पहुंच गया और इसके अगेंस्ट इनका करंट बोरोइंग सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का ही है, यानी कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.02 का है, यानी कि ये कंपनी ना वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। डेट के मामले में कोई टेंशन की बात नहीं है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगेन 30% का है, जो कि काफी अच्छा है। ये कंपनी लगभग 150 करोड़ की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो मतलब इनका प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो होता है लगभग 9.72 का और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.94 का। अब ये ज्यादा है या फिर कम वो अपने एज यूजुअल तभी कमेंट कर पाएंगे जब अपने इस कंपनी को ऐसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो एक बार इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने अपने आरएचपी में सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी का नाम शामिल किया है एज इट्स कॉम्पिटिटर और उनका नाम है विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो करेंटली 27.71 का है, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो के मामले में कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी अच्छे वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आई है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखें तो आप देखोगे कि इनके कॉम्पिटिटर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 22 का है, जबकि कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 के आसपास का है।
तो इस रेशियो के मामले में भी कंपनी काफी रीजनेबल और सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आई है। चलो अब ये जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे उठाने जा रही है, कंपनी उन पैसों से आखिर करेगी क्या। तो कंपनी कुछ पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेगी, जिससे कि कंपनी अपने नए ब्रांच ऑफिस सेटअप करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी कुछ पैसे एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्च करेगी, जिससे कि कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चले। इसके अलावा कंपनी कुछ पैसे अपने जैसे छोटे मोटे कंपनीज को अक्वायर करके अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज करेगी, और बचे कुछ पैसे वही घूम फिरा कर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो करंटली एज एट 19 जनवरी 2025 इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 36% का चल रहा है। यानी कि अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक्चुअल लिस्टिंग भी हो जाती है तो आपको एक लॉट में लगभग 40,000 के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप कभी भी सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर सोली रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक इंडिकेशन ही देता है कि ये आईपीओ कहां खुल सकता है। एक्चुअल में हो सकता है जो लिस्टिंग होगी वो इससे भी ऊपर या इससे भी नीचे हो। रही बात मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, तो देखो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इस कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस है स्टूडेंट्स को और बाकी के लोगों को कनाडा भेजने में हेल्प करना। लेकिन करंटली जो कनाडा और इंडिया के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्योंकि कनाडा में एक सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर हो गई थी, जिसके लिए कनाडा ने इंडिया को अक्यूज किया है, और इसके कारण दोनों ही कंट्रीज के बीच काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। और कनाडा स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड काफी ज्यादा नए रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले सालों में इनके रेवेन्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले, और एग्जैक्टली इसीलिए कंपनी ने अभी वेरी रिसेंटली इसी साल दूसरे कंट्रीज में भी एडमिशन दिलवाना शुरू किया है, जैसे कि जर्मनी, सिंगापुर, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और डबलिन। लेकिन फिर भी इनके फ्यूचर को लेकर अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है। इसीलिए इस कंपनी में मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी बेट नहीं लूंगा। मैं पर्सनली अगर इस आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ना लिस्टिंग गेन्स के लिए होगा, या फिर उतना भी नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक एसएमई कंपनी है। तो यहाँ रिस्क एज इट इज काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ आगे चलकर हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी इशू फेस करनी पड़े, जिसके कारण अगर आपको बाई चांस अलॉटमेंट मिल भी गया तो आगे चलकर आप हो सकता है आप इसके शेयर्स बेच ही ना पाओ। हाँ, लिस्टिंग के आसपास बेचा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके शेयर्स बिक जाए, बट अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहे हो तो आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। तो ये था इस आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं देती। फाइनली इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम और रिसर्च करना पड़ा। तो अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करते जाना, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने बाकी के दोस्तों के साथ जो भी आईपीओज में अप्लाई करते उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।